हेलो एवरीवन। रिस्पॉन्सेस टू द एबायोटिक फैक्टर्स, ये आज का टॉपिक है। इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि हाउ द एबायोटिक फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द बायोटिक कम्युनिटीज़। नॉन लिविंग लिविंग को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में हमने समझा। वाटर, टेम्परेचर, सॉइल वो कैसे अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसके बारे में इसके पहले के टॉपिक में पढ़ा। इस टॉपिक में हमें समझना है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। तो देखिए कि सबसे पहले इसमें समझा है, पहले टॉपिक में देखिए, ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। इस टॉपिक का मतलब है, अगर ह्यूमन की बात करें, अगर 11 साइंस के चैप्टर 4 की बात करें तो उसमें आपको दिखाया था लास्ट 2 क्लासेस जो दिखाए थे, 2 क्लास, एक बर्ड और दूसरा मेमल। ये 2 ऐसे ग्रुप है जिन्होंने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने का मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है। वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब है बाहर का टेम्परेचर तो बदलता ही रहेगा, वो कभी भी सेम नहीं रह सकता। टेम्परेचर बदल रहा है, वाटर अमाउंट जो जिसको बोलते हैं हम वाटर वेपर का जो अमाउंट है, ह्यूमिडिटी जो है, वो एनवायरनमेंट में ऑलवेज चेंज होती रहती है। बाहर का टेम्परेचर 21 हो तब भी भले, बाहर का 25 हो तब भी भले, आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 48 या 50 डिग्री हो तब भी भले, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, ह्यूमन का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ऑलवेज 36.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाएगा। वो फिक्स है, वो स्टेबल है। बाहर कोई भी बदलाव आए, हम हमारा टेम्परेचर तो स्टेबल ही रखेंगे। वैसे पीएच की बात है, ब्लड की पीएच हम सेम मेंटेन करके रखते हैं, चाहे आउटर एनवायरनमेंट में जो हम वाटर पी रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, उसकी पीएच कोई भी हो। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम मतलब घर, और स्टेटिस वर्ड आया स्टैटिक, स्टेबल रखना। हम अपने घर की कंडीशन मतलब हमारा इंटरनल जो बॉडी है उसके अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, हम उसको स्टेबल रखते हैं, भले बाहर कुछ भी हो जाए और कितना भी चेंजेस आता रहे। पर ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है। ब्रॉडली अगर रिस्पॉन्सेस को हम क्लासीफाई करें तो वो 4 टाइप के हैं: रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। एक एक करके देखते। इसके बाद की स्लाइड पे आप देखिए, सबसे पहला टॉपिक है रेगुलेट। ये रेगुलेटर्स है, नाम में मीनिंग, ये रेगुलेट करते हैं अपने आप को। कुछ लोग फाइटर होते, ये वैसे लोग, ये वैसी स्पीशीज़ है, ये वैसी कम्युनिटीज़ और पॉपुलेशन है। बाहर कुछ भी बदलाव आया उससे सरेंडर नहीं होना है। आउटर एनवायरनमेंट 40 डिग्री हो गया तो हम भी 40 डिग्री के हो गए, आउटर एनवायरनमेंट 30 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हमने भी अपना टेम्परेचर 30 डिग्री कर लिया। बाहर कुछ भी बदल रहा है, बदलता जा रहा है, हम भी अपने आप को उसके हिसाब से बदलते जा रहे हैं। ये वैसे नहीं है, ये अपने आप को नहीं बदलते, स्टेबल रखते हैं अंदर से। एडेप्टेशन की बात अलग है। एडेप्टेशन का मतलब है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो जाना, एडप्ट हो जाना। पर यहाँ जो बात है वो ये है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसे भी बदलता रहे, हम अपनी जो कंडीशन अंदर की है वो मेंटेन करके रखेंगे। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और कुछ बिहेवियर हम शो करते हैं जिससे ये प्रोसेसेस मेंटेन हो। और इसमें थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ये 2 प्रोसेसेस दिखाई है। हम अपने टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते रहते हैं। विंटर में अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम अपना इंटरनल टेम्परेचर फिर भी 37 डिग्री तक ही मेंटेन रखते हैं, और अगर टेम्परेचर कम होने लगता है तो हम उसको मेंटेन करने के लिए शिवरिंग प्रोसेस करते हैं। शिवरिंग प्रोसेस से क्या होता है? शिवरिंग करने से मसल्स के अंदर जो ये प्रोसेस हुआ कॉन्ट्रैक्शन, उससे एटीपी का यूज़ होगा और उससे हीट प्रोड्यूस होगा, और इसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री तक बना रहेगा। और ऑपोजिट कंडीशन की बात करें, अगर समर है तो समर में आउटर जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर 48 डिग्री हो गया, पर हम तो 37 डिग्री ही मेंटेन रखेंगे अंदर, और उसको मेंटेन रखने के लिए हमने स्वेटिंग किया। स्वेट की वजह से टेम्परेचर डाउन होने लगता है। उसी तरीके से हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी मेंटेन रखते हैं। हम अपनी बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रखते, कम नहीं होने देते। समर के अंदर डिहाइड्रेशन से वाटर लेवल कम होने लगता है, तो आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं। अगर फिर भी आप पानी नहीं पी पाए तो बॉडी आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करती है, और जो पानी यूरिन से वेस्ट होने वाला था उसको यूरिन से वापस एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए देखिए, आप अगर समर में कम पानी पिएगे तो यूरिन हाईली कंसनट्रेटेड आएगा,
एक्सट्रीमली येलो कलर का, जो शो करता है कि आपकी बॉडी ने जो पानी की जो एकदम लोअर कंडीशन क्रिएट हुई थी, जिसमें पानी बॉडी में अवेलेबल नहीं था, उनको चाहिए था फिर भी अवेलेबल नहीं हो पाया, तो उसने यूरिन से खींच लिया, ऑस्मो रेगुलेशन कर लिया। ऑल द बर्ड्स एंड मैमल, जैसे मैंने कहा 2 क्लासेस ही ऐसी हैं मोस्टली जो रेगुलेट करती है अपने आप को। अंदर का जो टेम्परेचर है, जो अंदर का वाटर लेवल है, उसको कांस्टेंट बनाए रखती है। और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ने इस तरीके का रिस्पॉन्स सीख लिया है। बाकी आइडियली देखें तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा एडेप्टेड है वो है बर्ड्स एंड द मैमल्स। इसके बाद का टॉपिक देखें स्लाइड में, रेगुलेटर्स में। आप थर्मो रेगुलेशन टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया कि हम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और वो 37 डिग्री अप्रॉक्स है। अगर समर की बात करें तो कूलिंग के लिए हम स्वेटिंग करते हैं, जिससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और विंटर की बात करें तो हम शिवरिंग करते हैं, इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ के 37 तक पहुंच सके। अल्टीमेटली दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, हम अपने आप को रेगुलेट करके 37 डिग्री का टेम्परेचर बनाए रखेंगे, कांस्टेंट रहेगा वो टेम्परेचर हमारा। तो ये थर्मो रेगुलेशन की बात है, ये मैमल्स की बात थी, उसमें से ह्यूमन का एग्जांपल सबसे बेस्ट दिखाया गया। पर आप दूसरी स्लाइड में देखिए थर्मो रेगुलेशन जो बर्ड्स में पाया जाते हैं। अब कहते हैं थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। ये जो टेम्परेचर रेगुलेट करने की बात है उसमें ढेर सारी एनर्जी यूज़ होती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है श्रूस एंड दी हमिंग बर्ड, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनको। अब देखिए दोनों ऑर्गेनिज्म आपको फोटो में दिखा है। अब इनकी सरफेस एरिया इनकी बॉडी के वॉल्यूम से ज़्यादा रहती है। अब जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो बॉडी ज़्यादा हीट लूज़ कर सकती है, जब एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली कोल्ड हो तब ऐसी कंडीशन में इनको अंदर की हीट को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। यही रीज़न है, इनको पता है कि एक्सट्रीम कोल्ड में इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट जो है वो लूज़ करने लगती है। और छोटे ऑर्गेनिज़म के पास एनर्जेटिकली इतना एक्सपेंस करने के लिए एनर्जी नहीं होती। इस रीज़न से ये ऑर्गेनिज़म रेयरली पोलर रीजन्स पे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ ये सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होगी। एक तो वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड और इनका बॉडी सरफेस बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा हीट लूज़ हो सकती है, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। जनरली इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए नेचर ने ये ऑर्गेनिजम्स को पोलर रीजन्स पे रखा ही नहीं, ये वहाँ पर पाए ही नहीं जाते। इसके बाद के टॉपिक में आप देखें, ये रेगुलेटर्स की बात थी जिसमें हमने ये समझा कि हम लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और हम लोग अपना बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रखते हैं। तो ये बात थी रेगुलेटर्स की, जो कैसे भी करके फ़ाइट करते रहते हैं। और वो फाइटिंग करने के लिए उन्होंने एनवायरनमेंट के सामने अपने आप को टिकाए रखने के लिए अंदर से ही मैकेनिज़्म ऐसा डेवलप कर लिया है जिससे एनवायरनमेंट से उनको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। पर दूसरे होते सरेंडर करने वाले, ये है कन्फर्मर्स। कन्फर्म, अब सेकेंड जो टॉपिक है वो देखिए बिहेवियर में कन्फर्म। तो पहले हमने देखा 2 तरीके के इंसान, एक तो होते यहाँ पर, एक तो जो कन्फर्म कर लेते सिचुएशन को और एक जो है उससे फाइट करते। इसमें से फिलोसॉफिकली देखें तो लाइफ में भी ये चीज़ समझने जैसी है। जब भी कोई कंडीशन आती है, जब भी कोई हार्श कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई नेगेटिव कंडीशन आती है, नेगेटिव सिनारियो क्रिएट होता है, तो या तो 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, एक आप फाइट करिए और दूसरा आप सरेंडर कर दें। और ये बायोलॉजिकल व्यू से हमें ये सीखने को मिला, जो हायर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, वो ऑलवेज फाइट करते हैं। बर्ड्स और मैमल्स देखिए, एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं वो मैमल्स माने जाते हैं और उसके बाद बर्ड्स। ये दोनों कैटेगरी इवोल्यूशन कैटेगरी में लास्ट 2 कैटेगरी है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इवोल्यूटेड कैटेगरीज है। इन्होंने क्या किया, फाइट किया कंडीशन के सामने, क्योंकि ये सालों से फाइट करते आ रहे, हज़ारों सालों से इन्होंने फाइटिंग शुरू रखी थी, तब जाके इनके एंसेस्टर मैमल्स और बर्ड्स में कन्वर्ट हो पाए। अगर वो फाइटिंग छोड़ देते तो शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाते। तो कन्फर्मर्स जो है, लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिजम्स को फाइटिंग पॉसिबल नहीं है। लड़ने के लिए भी एक ताकत चाहिए, लड़ने के लिए भी एक जुस्सा चाहिए, लड़ने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए, वो होनी ज़रूरी है। और किसके सामने लड़ रहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वैसी बात एक छोटी सी मछली मगरमच्छ के सामने, क्रोकोडाइल के सामने नहीं लड़ सकती। दोनों के बॉडी साइज में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जब फाइटिंग पॉसिबल नहीं होती, ऐसी कंडीशन में खुद को सरेंडर कर देना वो ज़्यादा बेटर रहता है उस कंडीशन के लिए। आप परमानेंटली सरेंडर नहीं कर रहे, एक समय आएगा जब आप भी फाइट करेंगे, पर जब तक आप फाइट नहीं कर सकते तब तक आप सरेंडर कर देते उस सिचुएशन के सामने, वो कन्फर्मर्स है। अब डेफिनेटली आप सरेंडर करते तो थोड़ा बहुत तो डैमेज आपके लिए है ही। फाइटर होता है वो ऑलवेज विनर होता है, सरेंडर करने वालों को थोड़ा बहुत डैमेज रहता है। तो कन्फर्मर्स में ऐसा नेगेटिव प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा है, पर एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट ये है कि लाइफ बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे ज़रा देखते हैं। 99% एनिमल ऐसे ही है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन नहीं रखते, जो अपने आप को सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हवाले कर देते, सरेंडर कर देते। ये अमाउंट से भी देखने जैसा है। इस दुनिया में लड़ने वाले लोग बहुत कम है और वही सक्सेसफुल हो पाए। 1 to 2% जो पीपल है जो इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया में, वो बस इतने ही हैं। सक्सेसफुल लोगों का रेशियो बहुत कम रहता है क्योंकि वो फाइटिंग करते रहते हैं, वो सरेंडर नहीं करते। सिचुएशन ऑलवेज उनसे सरेंडर करवाना चाहती है पर वो सरेंडर नहीं करते, वो रेगुलेट करते। वो अपनी कंडीशन को कैसे भी करके मेंटेन रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, मतलब अपना गोल है वो कांस्टेंट रखेंगे, अपना ड्रीम कांस्टेंट रखेंगे। और जो लोग सरेंडर कर देते वो गोल बदल देते। तो यहाँ से यही समझना है कि अगर सरेंडर करेंगे तो आपका गोल, आपकी सक्सेस आपके हाथ में नहीं आने वाली, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल कभी भी सरेंडर नहीं करते। और यहाँ देखिए कन्फर्मर्स 99% है, इसका मतलब है जो सरेंडर करते वही दुनिया में ज़्यादा है, इसलिए वो नॉर्मल लाइफ जी रहे, वो एक ऑर्डिनरी लाइफ को सर्वाइव कर रहे। सेकेंड पॉइंट में आपको दिखाया है कि ये लोग क्या करते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, इनका जो पानी का लेवल, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, वो अपने आजू बाजू सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते रहते। अगर बाहर का टेम्परेचर 30 तो उनका खुद का भी 30 कर लेते, बाहर का टेम्परेचर 40 तो उनका खुद का भी 40 कर लेते, क्योंकि ये बाहर जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम कन्फर्मर्स है। थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि इन एक्वेटिक एनिमल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। इनकी बॉडी के अंदर जो पानी का लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो आसपास कितना वाटर अवेबिलिटी है उसके हिसाब से ऑलवेज बदलता रहता है, क्योंकि ये तो कन्फर्मर्स है। आजू बाजू में जैसी भी कंडीशन होगी वैसी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको बाजू में डायग्राम भी दिखा है, एक है एक्सटर्नल लेवल और दूसरा है इंटरनल लेवल। कन्फर्मर्स देखिए, जैसा एक्सटर्नल लेवल है वैसे आप इंटरनल लेवल को वैसे ही चेंज कर रहे हैं। रेगुलेटर का अगर आप देखिए रेड कलर का, वो लाइन स्ट्रेट ही रही है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे, बदल ही नहीं रहे। एक्सटर्नल लेवल कितना भी बदलता गया लेकिन इंटरनल लेवल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब चेंज कुछ भी नहीं हो रहा। और आप तीसरा देखिए पार्शियल रेगुलेटर्स। कुछ समय तक कुछ लोग कैसे होते हैं कि जब भी कंडीशन एकदम हार्मफुल होती है, जैसे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, रेगुलेटर वैसे लोग हैं उनको पता चलता है गलत हो रहा है तो वो सीधा अपोज करते हैं, उसका वेट नहीं करते कि देखते कि कितने टाइम तक गलत हो रहा है फिर अपोज करेंगे। ये सीधा अपोज कर देते कि नहीं, हमारे वैल्यूज़ जो हमने फिक्स कर रखे हैं वो तो नहीं चेंज होंगे, वो कांस्टेंट है, हम वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे पहले से करते आ रहे। ये बहुत क्लियर होते हैं। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, वो जैसा बोलते वैसे हो जाते हैं। हाँ आप कह रहे हो ऐसा तो ये सही, आप बोल रहे हो ये तो वो सही। ये झूठ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तब भी एक्सेप्ट करके चलते हैं, क्योंकि उससे जो ऊपर की अथॉरिटी है, जो हायर अथॉरिटी है, वो उनके साथ ऑलवेज बने रहते हैं। और यहाँ हायर अथॉरिटी एनवायरनमेंट है, ये उनके साथ बने रहते हैं। एनवायरनमेंट कितना भी हार्मफुल और हार्श होता रहे फिर भी उसके साथ कन्फर्म होते जाते, सरेंडर कर देते। बुरा हो रहा है तब भी सरेंडर करके चल रहे। और पार्शियल रेगुलेटर से वो क्या करते, कुछ समय तक वेट करते, इनमें बड़ा पेशेंस होता है। ये वेट करते, देखते हैं, पहले सरेंडर कर देते खुद को उस बुरी कंडीशन से, फिर लगता है ये बुरी कंडीशन तो और भी बुरी होती जा रही है, फिर ये अपोजिंग मैनर में आ जाते हैं और अपोज करना शुरू करते, फिर ये बन जाते रेगुलेटर्स। तो देखिए ग्राफ में शुरुआत में तो रेगुलेटर जो है पार्शियल रेगुलेटर, इनका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे एक्सटर्नल लेवल बन रहा है वैसे इंटरनल, ये कन्फर्मर्स की तरह अपना बिहेवियर शो कर रहे। पर जब बात बहुत बढ़ गई, जब पानी सर के ऊपर से चला गया, तब ये ओपोज करने लगेंगे।
इससे एक ह्यूमन फिजियोलॉजी भी समझ में आती है। जो मैंने अभी आपको समझाया वो एक फिजियोलॉजी एक फिलोसॉफिकल व्यू था, ये एक बायोलॉजिकल व्यू है, पर दोनों जुड़े हुए। आप समझ सकते हैं किस तरीके से साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, बायोलॉजी आपस में इंटीग्रेटेड है। बहुत से फील्ड आपस में जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड है। पर कहीं ना कहीं ये जो इंटीग्रेटेड जिसको नॉलेज कहते हैं, ये जोड़ के समझना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं से भी अलग अलग जो भी आपने सीख रखा है, अगर उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाया, अगर उसको जोड़ नहीं पा रहे, तो वो आप कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस नॉलेज से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे और उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट में हमने ये समझा था कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होता है, वैसे ये भी अपने बॉडी के अंदर का जो लिक्विड अमाउंट है वो चेंज करते हैं। और हमने ये 3 टाइप भी देखे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो स्लाइड में दिखाया है, वो एक तीसरा बिहेवियर है, भागने वाले लोग। एक होते थे, हमने देखा रेगुलेटर्स ओपोज करते, कुछ भी बुरा हुआ ये हम बियर नहीं करेंगे, ये गलत है, गलत है, वो गलत रहेगा। अपना इंटरनल जो वैल्यू सिस्टम है वो मेंटेन करके चलना। बाहर का एनवायरनमेंट अगर हार्श हो जाता है तब भी अंदर का एनवायरनमेंट एकदम सिमिलर पैटर्न में मेंटेन करके रखना, जो पहले से फिक्स्ड है। पहले से जो फिक्स्ड है उसमें कुछ भी बदलाव ये नहीं करते। दूसरे थे कन्फर्मर्स, कितना भी बुरा हो रहा हो, हाँ आप सही, ऑथोरिटी जो बोले वो सही, सरेंडर कर देते थे। आउटर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर 30 हो गया तो खुद का 30 कर लिया, 40 हो गया तो खुद का 40 कर लिया। तीसरे होते हैं भाग जाने वाले, माइग्रेटर्स। साइबेरियन करेंस दिखा है, देखो हमारी शुरुआत में पिछले लेक्चर में ये बात हुई थी, उसमें ये टॉपिक भी था। भाग जाने की बात जब पता चलता है कि एक तो मुझे ये पता चलेगा कि जो एनिमी है, जो ये कंडीशन है वो एक्सट्रीमली ऑपोजिट है, मैं इतना स्ट्रेंथफुल नहीं हूँ कि इसके सामने लड़ सकूँ। लड़ने का तो बड़ा मन है पर लड़ नहीं सकता, तो रेगुलेटर तो नहीं बन सकता। बुरा हो रहा है उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, अथॉरिटी में हाँ में हाँ भी नहीं मिला सकता, तो कन्फर्मर भी नहीं बन सकता। तो क्या करूँ, लड़ भी नहीं सकता, और जो बुरा है, जो बुरा हो रहा है उसके साथ मिल भी नहीं सकता, तो फिर भाग जाना उचित है। तो भाग लो, ये माइग्रेट करने की प्रॉपर्टी है। कई बार एग्जाम्पल में ये भी सीखने को मिलता है, हम जानते हैं कि कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, क्योंकि युद्ध में जब उनको लगा वॉर में कि अब नहीं जीता जा सकता तो भाग गए थे। वहीं से समझाया गया कि जहाँ भागना उचित लगे वहाँ भागो भी सही। बायोलॉजी में भी देखो यही बिहेवियर दिख रहा है। इनको पता चला कि एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और ये जो बदलाव है उससे एडप्ट हो पाना तो बहुत मुश्किल है। मतलब रेगुलेटर तो नहीं बन सकते और कन्फर्म भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक लेवल तक आप बुरा बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद तो आपकी भी डेथ पक्की है। एक लेवल तक आप लोअर टेम्परेचर बियर कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, फिर उससे लोअर चला जाने लगे टेम्परेचर तो फिर आपकी भी डेथ फिक्स है। कन्फर्मर्स का भी एक लिमिट होता है। कन्फर्मर कन्फर्म कर लेता है 30 डिग्री टेम्परेचर को कन्फर्म कर लिया, 40 को कर लिया, 50 को कर लिया, फिर 50 के अब वो थोड़ी कर पाएगा। हर एक की एक लिमिट है। लोअर टेम्परेचर में 10 डिग्री तक उन्होंने कन्फर्म कर लिया, चलो मान लेते 1 डिग्री तक कर लिया, 0 डिग्री तक कन्फर्म कर लिया, फिर -30 थोड़ी कर पाएगा। तो कन्फर्मर की भी एक लिमिट होती है सरेंडर करने की, पर उसके बाद तो उनकी डेथ फिक्स्ड है। तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरेंडर कर देते हैं तो फिर अगर टेम्परेचर कितना डाउन जाए और कितना हायर जाए ये बता नहीं सकते, और फिर तो भागना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माइग्रेटर मूव कर लेते हैं जब उनको लगता है कि हैबिटेट बहुत स्ट्रेसफुल है, तब वहाँ से भाग जाते हैं। और जब लगता है कि अब वापस सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया होगा, बराबर हो गया होगा, तब वापस आ जाते हैं। स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर होने के बाद अपनी हैबिटेट में रिटर्न आ जाते हैं। जैसे मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड द रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर। अभी जानते हैं कोरोना इन्फेक्शन के चलते हुए काफ़ी लोग गाँव भाग गए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क कम है। जब कंडीशन वापस नॉर्मल होगी ये सिटी में वापस आ जाएंगे। ये एक वैसी चीज़ है। एग्जाम्पल में दिखाया है कि भरतपुर का जो राजस्थान में आया हुआ नेशनल पार्क है, वहाँ साइबेरियन बर्ड नॉर्थन रीजन से कोल्ड रीजन जो एक्सट्रीम है वहाँ से माइग्रेट करके विंटर में आ जाते हैं, क्योंकि विंटर में वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट होगा। उससे बचते हुए ये भरतपुर में आ जाते हैं, और उसके बाद जब उनको लगता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट वापस सही हो गया होगा, विंटर जस्ट खत्म होने आया होगा, टेम्परेचर वापस जितना वो अडेप्ट कर सकते हैं, जितना उनके लिए अडेप्ट कर पाना या जितना सस्टेन कर पाना टेम्परेचर में पॉसिबल है उतना हो गया होगा, तो वापस चले जाते हैं।
तो ये बात है माइग्रेटर की। जब पता चलता है कि इसके सामने लड़के जीत नहीं सकते तो लड़ना भी नहीं पसंद करते, मतलब ना रेगुलेट करते। जब पता चलता है कि सरेंडर करना भी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही बुरा है, इतने लोअर टेम्परेचर में सरेंडर करने का मतलब है अपनी डेथ, तो वो भी नहीं करते। तो तीसरा ऑप्शन है भाग जाना। चौथा ऑप्शन भी है। अब प्रॉब्लम तो लड़ना तो बहुत मुश्किल है, ये हमने समझा। फाइट करना, रेगुलेट करना, वो तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत बड़ा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़े, बहुत बड़े गट्स चाहिए तब लड़ सकते हैं किसी के सामने अपोज में। बाकी मुश्किल। और कन्फर्मर्स तो कन्फर्म कर देते, सरेंडर कर देते खुद को। और भागने वाले, भागने के लिए भी भागने का तो एक हिम्मत चाहिए। अब ये जो चौथे हैं ना, वो कैसे है? लड़ तो नहीं सकते, सरेंडर भी नहीं कर सकते वरना डेथ हो जाएगी, कंडीशन बहुत हार्मफुल है। भाग भी नहीं सकते क्योंकि भागने के लिए भी जो डेयरिंग चाहिए, जो गट्स चाहिए, वो है नहीं इनके पास। ये इतने लोअर कैटेगरी के हैं कि भाग भी नहीं सकते। भागने के लिए कुछ चाहिए तो सही ना, दौड़ के जाना पड़े, चल के जाना पड़े, कहीं बैठ के जाना पड़े, उड़ के जाना पड़े। इनके पास तो वो प्रॉपर्टीज़ भी नहीं। तो इनके पास जो लास्ट ऑप्शन बचा वो सस्पेंड। कहीं पर छुप जाओ, पकड़ में आओगे तो कुछ होगा ना, ये छुपने की बात है। आपने देखा होगा कई बार जो ये विलेन होते हैं, जो ये क्राइम करते हैं, वो जो क्रिमिनल्स होते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये सस्पेंड जो है ना, वो अंडरग्राउंड जैसा काम है, अंडरग्राउंड हो जाना। जब पता है कि लड़ तो नहीं सकते, हायर अथॉरिटी से लड़ेंगे कैसे, और सरेंडर कर देंगे तो जेल हो जाएगी उनको। और फिर तो पता है डेथ पक्की है, कन्फर्म कर देंगे तो अपने आप को, तो कन्फर्मर्स तो बन नहीं सकते। और भागना तो भाग भाग के जितना भाग सकते उतना भागेंगे। जब लगता है कि भागना भी पॉसिबल नहीं है तब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो सस्पेंड होना है। तो यहाँ बायोलॉजिकल एंगल से देखें तो बैक्टीरिया, फंगी और जो लोअर प्लांट्स हैं, जब उनको पता चलता है कि कंडीशन एक्सट्रीमली हार्मफुल है या हार्श है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए थिक वॉल स्पोर बना लेते हैं वो। फंगी के स्पोर आपको फोटो में दिखा है। ये जो स्पोर होते हैं ना, उनके आसपास एकदम टफ लेयर होता है जिससे थर्मल चेंजेस इनको डैमेज नहीं कर सकते। वैसे ही सीड का दिखा है। सीड के बारे में हम जानते हैं कि सीड एक लिविंग चीज़ है एक्चुअल में। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल से वो केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं जो सीड के अंदर है। सीड एक लिविंग चीज़ है, पर वो एक डीप स्लीप में चली जाती है, जिसको डोरमेंसी वर्ड कहा गया है। डोरमेंसी मतलब एक डीप स्लीप में सोया हुआ सीड। और सीड को सो जाना पड़े, उसका रीज़न है क्योंकि अगर वो जाग जाए तो वो जर्मिनेट होगा, और उसको जर्मिनेट तभी होना है जब उसको सोइल मिले, फेवरेबल मॉइस्चर मिले और टेम्परेचर मिले। तो तब तक कोई सीड नहीं जागता जब तक उसको ये फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। जब आप सीड को ज़मीन में डालते, उसको पानी देते, तो वो जर्मिनेट होकर उससे प्लांट बन जाता है। पर तब तक आप सीड को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि सीड ने अपने आप को सस्पेंड कर लिया है, वरना स्टोरिंग पॉसिबल ना हो। वैसे ही बैक्टीरिया, फंगी और लोअर प्लांट्स के जो स्पोर होते हैं, अब ये जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, एक्चुअल में बैक्टीरिया और फंगी को प्लांट्स कैटेगरी में नहीं डाला गया, पर पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें बैक्टीरिया और फंगी प्लांट में क्लासीफाइड थे, जब दो ही किंगडम थे, प्लांट एंड एनिमल। ये तब की बात कर रहे हैं। पर हालांकि हम ये समझ लेते हैं कि जो प्लांट सीड नहीं बना सकते वो स्पोर बनाते हैं। स्पोर इतना छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक, जिसको देखना इम्पॉसिबल है। ये सेल्यूलर कंटेंट होता है और स्पोर के आसपास इतना टफ लेयर बन जाता है, इतना हार्ड लेयर बन जाता है कि उसको ये हार्श कंडीशन डैमेज नहीं कर सकती। तो दोनों ही कंडीशन में स्पोर और सीड अपने आप को एक डीप स्लीप में ले जाते हैं, और फिर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो नई फंगी, नए बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, या फिर सीड से नया प्लांट ग्रो होता है। ये बात है फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट की। अब एनिमल की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड में। एनिमल में ये भी हमने 11 साइंस में पढ़ रखा है, चैप्टर 4 में, हाइबरनेशन। देखो आपको हाइबरनेशन दिखा है, पोलर बियर हाइबरनेट कैसे करे, खड्डा ढूंढ लिया है और उसके अंदर सो गए। ये एक्सट्रीम डीप स्लीप में चले जाते हैं, एक्सट्रीमली डीप स्लीप, समाधि कहते हैं हम लोग। स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, रिलीजियस के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले लोग समझते हो कि हिंदुज़म कहते हैं कि ध्यान से समाधि में जा सकते हो, और समाधि में गया हुआ इंसान 100 साल, 50 साल समाधि में रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हिमालयन रीजन्स पे कुछ ऐसे साधना करने वाले योगी हैं जो
ऐसा कहा जाता है 50-100 सालों से साधना कर रहे हो जो समाधि में है। हम नहीं जानते ये सही है गलत है, पर अगर ये प्रोसेस सही भी हो तब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के साथ। जब आप अपने आप को विंटर के अंदर ऐसे डीप स्लीप में ले जाते हैं, जो स्लीप से भी डीप हो ऐसी कंडीशन, तो हाइबरनेशन हुई। और एस्टिवेशन समर में होता है। कुछ स्नेल और फिशिस अपने आप को ऐसी डीप स्लीप में ले जाती है, वो एस्टिवेशन हुआ। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि विंटर में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में उस टेम्परेचर से खुद को प्रोटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, तब हम हाइबरनेट कर लेते हैं। और समर में हायर टेम्परेचर में खुद को उस कंडीशन में एडप्ट कर पाना या सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो हमें एस्टिवेशन कर लेते हैं। ये दोनों कंडीशन समाधि जैसी है। दोनों का एक बड़ा फ़ायदा है। इसका ये फ़ायदा है कि जब भी आप ऐसी समाधि वाली स्टेज में या फिर डीप स्लिप में चले जाते हैं, तब आपका एनर्जी इंटेक्ट एक्सट्रीमली लो हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इंसान में समाधि पॉसिबल है और अगर ऐसे युग पुरुष जो समाधि में है वो मिल जाए, तो उसके अंदर हार्ट बीट को भी डिटेक्ट कर पाना शायद मुश्किल हो जाए। वो ब्रीथ कर रहे कि नहीं कर रहे वो भी कंफर्म कर पाना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन चल सब कुछ रहा है, अंदर प्रोसेस चालू है, पर वो इतनी लोअर लेवल पे चल रही है कि डिटेक्शन भी इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसा माना जाता है। ये एक प्रिडिक्शन है। पर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो करते हैं, जैसे हमें हाइबरनेशन ऑफ बियर्स दिखाया है, मड फिशिश का हमें ड्रेन में दिखाया हुआ है, हमने एस्टिवेशन ऑफ स्नेल दिखाया हुआ है फ़ोटो में, इनमें कंफर्म है कि ये इनका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, ये लोअर स्पीड से ब्रीथ करने लगते हैं, इनके बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो एक्सट्रीमली स्लो हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि अगर समाधि सही में पॉसिबल है तो इन सब के लो होने की वजह से एजिंग प्रोसेस रुक जाती है, आपकी एज बढ़ना कम हो जाती है, इससे एक लंबी लाइफ आपको मिल सकती है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ये चीज़ों को जानने में हिंदुइज्म में। और थर्ड कंडीशन डायापोज है। देखो, पोज का मतलब होता है रोक देना, रुक जाना। ये जू प्लैंकटन की बात है जो लेक और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। प्लैंकटन का मतलब वाटर के फ्लो के साथ तैरने वाले ऑर्गेनिजम्स। जू का मतलब है एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म एनिमल कैटेगरी में आते हैं वो। तो तीनों कंडीशन में स्लीप से भी डीपर कंडीशन पे ले जाने की बात है, जिससे हम उस कंडीशन से बच सके। अंडरग्राउंड होने की बात है टेम्पररीली, जब तक कंडीशन हार्मफुल है या हार्श है। तो हमने यहाँ पर जो भी बिहेवियर देखे वो बिहेवियर हमने एबायोटिक फैक्टर के टूवर्ड्स देखे। हम जानते हैं कि सॉइल, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ये जो एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर्स है, वो हमें ऑलवेज अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग फैक्टर्स लिविंग की लाइफ के साथ जुड़े हुए और ये बदलते रहते हैं, क्योंकि हमने कहा ओनली चेंज इज़ द परमानेंट, नथिंग एल्स। इस दुनिया में परिवर्तन और चेंज ही परमानेंट है। इसका मतलब है बदलाव तो आएगा, और आपको अगर सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है, और फिर आप चाहते हो कि आपकी जनरेशन बढ़े, तो रिप्रोडक्शन करना है, एक्सटिंक्ट नहीं होना, तो ये बदलते हुए जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, इनमें कुछ भी बदलाव आए तो उसके सामने आपको एक बिहेवियर शो करना पड़ेगा। और जो हमने यहाँ पर समझे रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, रेगुलेटर्स को हमने क्या कहा, जो कांस्टेंट रखता है, बाहर कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी ख़राब हो जाए, वो अंदर का एनवायरनमेंट अपना मेंटेन करके रखेगा, वो लड़ता रहेगा बाहर के एनवायरनमेंट से। यहाँ एक फ़ाइट करने की बात है। जो फाइट नहीं कर सकता वो सरेंडर हो जाता है, वो कन्फर्मर की बात है। और सरेंडर भी एक लेवल तक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्श कंडीशन में सरेंडर होना मतलब खुद की मौत के लिए खुद का खड्डा खोदना। तो ऐसी कंडीशन में माइग्रेट करके भाग जाओ, वो माइग्रेटर है। जब भागना भी इम्पॉसिबल लगे कि भाग भी नहीं सकते, वो भी स्कोप नहीं बचा, तो छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, वो सस्पेंड करने की बात है। तो ये चारों टेक्निक हमने पढ़ी। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो एडप्टेशन है, कि ये सारी हार्मफुल कंडीशन के सामने अपने आप को परमानेंटली तो अडप्ट करना पड़ेगा। कब तक भागते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक सरेंडर कर देंगे, कब तक छुपे रहेंगे। कुछ ऐसा करते जिससे ये सब करना बंद करना पड़े और हम परमानेंटली वहाँ पर उस हार्मफुल कंडीशन से अडप्ट हो जाए, वो एडप्टेशन की बात है। तो वो इसके बाद का टॉपिक होगा एडप्टेशन, जिसमें हम समझेंगे एडप्टेशन और एडजस्टिबिलिटी, वो दोनों में क्या अंतर है, वो क्या है। तो एडप्टेशन जनरल नॉलेज जैसा है, जिसको समझने में बहुत मज़ा आएगा, और ये टॉपिक हम इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें समझेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा
एबायोटिक फैक्टर, और इसके बाद आएगा एबायोटिक फैक्टर के सामने कौन कौन से एडेप्टेशन हमने फॉर्म किए, और उसके बाद पॉपुलेशन, और फिर आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट करते, वो लास्ट टॉपिक रहेगा।